नमस्कार। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं नोएडा की जिला अदालत है। पिछले 48 घंटे में देश में 2 फैसले ऐसे आए जिससे बहुत लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। पहली बात तो ये कि 10 साल पहले नोएडा के दादरी इलाके के बिसाड़ा गांव में अखलाक नाम के व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी गई। यानी भीड़ ने उसे मार डाला इस आरोप में कि उसके घर में गोमांस है, और इस बिना पर उसे पीट पीट कर मार डाला गया और एक बेटे को मरणासन्न कर दिया गया। 10 साल के बाद यानी 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी वकील ने, और उस सरकार को जिसे लॉ एंड ऑर्डर की सरकार कहा जाता है, सरकारी वकील ने कहा कि इस केस को अब बंद कर देना चाहिए। एक एप्लीकेशन लगाई, लेकिन नोएडा की अदालत ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और कहा कि 302 यानी हत्या के मुकदमे को इस तरह से कैसे वापस केस लिया जा सकता है और सरकारी वकील ये दलील कैसे दे सकते हैं। और इसके बाद सिर्फ यही नहीं, जज रुके। जज साहब ने कहा कि 6 जनवरी से अब इसकी नियमित सुनवाई होगी और ये केस इम्पोर्टेंट केस की लिस्ट में जाएगा। दूसरी तरफ उन्नाव का जो सामूहिक दुराचार का मामला है वो आपको पता ही होगा। उसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया था, जो अब पूर्व विधायक हैं। दिल्ली के हाई कोर्ट ने उम्र कैद की उनकी सजा को निलंबित कर दिया और पीड़ित पक्ष ने दिल्ली के इंडिया गेट पर फैसला आने के बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर इसका विरोध और कुछ देर के लिए धरना दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें उठा दिया। तो पहली बात तो यह है कि अखलाक का मर्डर किसने किया और सरकार ने या सरकारी वकील ने इस केस को बंद करने की एप्लीकेशन क्यों दी, इसके पीछे वजह क्या है। और ये अगर इसी तरह से रहा, और देश की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक सवाल जो हमेशा खड़ा होता है, कहा यह भी जाता है कि न्याय अगर देर से मिले तो अन्याय ही है। 10 साल हो गए, 10 साल के बाद भी अगर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केस बंद है, कर दिया जाए, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। सबसे पहले मैं आपको पीड़ित पक्ष के पास ले चलता हूं और अखलाक के वकील से बात करता हूं, इस केस के बारे में थोड़ा और आपको बताता हूं, और उसके बाद इसी नोएडा की अदालत में जो लोग न्याय की आस में भटक रहे हैं उनसे भी मिलवाता हूं। और ये जो तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देश के किसी एक अदालत के परिसर की नहीं है। सारे अदालतों में अगर आप जिला कचहरियों में जाएं, तहसीलों में जाएं, तो आपको इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। बहरहाल नोएडा के वकीलों का आज चुनाव भी है, इसलिए न्यायिक कार्य उतना सक्रियता से या उस तरह से हो भी नहीं रहे। मुवक्किल तो आज कम ही मिलेंगे, यानी कि वकीलों का चुनाव भी है, तो थोड़ा रंग वो भी दिखाऊंगा और आप देखिए कि इस मामले में क्या हुआ और सरकार अखलाक के केस को क्यों बंद करना चाहती है। ये भी एक बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आज माहौल क्या, हमें इसी गंभीर मसले पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी वकील ने नोएडा की अदालत में कहा कि अब ये जो अखलाक का मर्डर केस है उसे बंद कर देना चाहिए। उनकी तरफ से एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने खारिज कर दिया। अखलाक के वकील हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, यूसुफ सैफी साहब और उनके भाई रिश्ते में जो कि उसी गांव के हैं, बिसाहड़ा के। आपका नाम क्या है? जान मोहम्मद सैफी। यूसुफ साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि अदालत में तो सरकार के सरकारी वकील ने कहा कि ये जो गवाह हैं, ये जो अखलाक की माँ है, उनकी जो बेटी है, उनके जो भाई बेटा है, इन तीनों के बयान, नंबर ऑफ एक्यूज्ड, कोई 10 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है, ये ग्राउंड दिया था। दूसरा ग्राउंड ये दिया था कि कोई फायर्स, मतलब कोई हथियार वहाँ पर बरामद नहीं हुआ, कुछ ईंटें और कुछ लाठियाँ बरामद हुई। यही सब जो ग्राउंड उन्होंने दिया था। शायद एक सोशल हार्मोनी का भी बताया था कि इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, ये केस बंद कर देना चाहिए। तो आपको क्यों लगता है कि 10 साल के बाद ये बातें सरकार की तरफ से या सरकारी वकील ने अदालत में कही? पहली बात तो ये सारी बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अगर दानिश ये के आईसीयू में था तो आईसीयू से निकल कर जब डॉक्टर परमिशन देंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तभी तो वो गवाही दे पाएगा। दानिश के साथ जो हुआ, जिसने उसके साथ ये की घटना कारित की, वही तो नाम बताएगा। शाइस्ता के साथ जितना हुआ था वो शाइस्ता ने नाम बताए। उसकी
वालिदा मृतक अखलाक की पत्नी, उस वक्त एफआईआर हुई थी, उस वक्त का सीन ये था कि उसके हस्बैंड खुद ही है कि मर चुके थे और बेटा हॉस्पिटलाइज नहीं, था। मैंने जो कहा यही दलील दी गई थी ना, मैं ये जानना हाँ, चाह रहा दलील यही दी गई थी, लेकिन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद दलील थी और इस दलील का कोई लेना देना नहीं। ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि भाई बिल्कुल तथ्यहीन इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये केस 2015 का चार्जशीट, सितंबर का ये घटना है, 28 सितंबर 2015 की, दिसंबर में चार्जशीट हो गई, 6 महीने बाद 6 साल बाद फिर आरोप तय हो रहे हैं और फिर 10 साल बाद ये क्या मामला, ये इसकी एक इन लोगों बहुत ने- बड़ा सवाल है देखिए- न्यायिक देखिए, एफआईआर 28/9/2015 की जी सितंबर, और चार्जशीट 22/12/2015 को आ गई, लेकिन चार्जेस फ्रेम कब हुए? 25/2/2021 को। वही 6 साल बाद चार्ज। अब 6 साल के बाद चार्जेस फ्रेम हुए, क्यों? हमारी बराबर एप्लीकेशन लगती रही हैं चार्जेस के लिए, लेकिन ये एक्यूज, डिफेंस लॉयर सब मिलकर उसको डिले करते रहे। और जज साहब ने अपने ऑर्डर में भी ये बात कही है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट हुई हैं, और डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक साथ नहीं लगाते थे, अलग अलग लगाते थे। हाँ, तो डिले इन्होंने किया, हमने नहीं किया। हम गवाही इसमें करा रहे हैं, शाइस्ता की गवाही हो गई, नेक्स्ट डेट लगी है, नेक्स्ट डेट पर दूसरे गवाह की गवाही कराएंगे। अभी तक कितनी गवाही हुई है? अभी शाइस्ता की गवाही हुई है, मृतक अखलाक की बेटी की, और अब आगे जो गवाही है किसकी करानी है हम देखेंगे, दानिश की कराएंगे या मृतक अखलाक की पत्नी की। तो अखलाक जो कि बिसाहड़ा गांव के रहने वाले थे, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा भारतीय सेना में कार्यरत है। उस रात दानिश, दूसरा जो बेटा है, वो अखलाक के साथ था, उनकी पत्नी थी और शाइस्ता घर पे मौजूद थी। तो इन 3 का बयान में अभी शाइस्ता की गवाही हुई है, बाकी 2 की बाकी आप कह रहे हैं जी। लेकिन उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नंबर ऑफ एक्यूज तीनों 3 बता रहे हैं। ये कब हुआ? नंबर ऑफ एक्यूज्ड नहीं, एफआईआर में 10 नाम थे, फिर शाइस्ता ने कुछ और नाम बताए थे, और कुछ नाम यह है कि दानिश ने बताए थे। जिसके साथ जो घटना घटी थी वही तो नाम बताएगा। कहीं भी किसी भी गवाह के बयानों में कोई भी कंट्राडिक्शन, कोई ऐसा नहीं कि उसने ए बताया तो उसने ए को मना किया। अच्छा, आपने उस एप्लीकेशन को खारिज करते वक्त जो तर्क दिया, जो मैंने पढ़ा, उसमें आपने कहा कि ये जो एप्लीकेशन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है। ऐसा क्यों? बिल्कुल। धारा 321 में मॉब लिंचिंग जैसे मामले में आप केस को वापसी लेंगे? राज्यपाल साहिबा उसमें यह है कि मंजूरी देंगे, हैं, डीएम मंजूरी देंगे उसमें, और एडीजीसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे मर्डर जैसे जघन्य अपराध में। हैं, मॉब लिंचिंग में कैसे मुमकिन है? अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2 केसों का हवाला दिया, 2 केसेस जो अलग अलग हैं, और कहा कि डेथ जिसमें मौत हुई हो 302 में, ऐसा हत्या के मामले में कौन सा ऐसी बात है जिसमें कि सरकार या सरकारी वकील ऐसी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं। उन्होंने रिजेक्ट तो किया ही, डे टू डे हियरिंग के लिए कहा, और कहा कि 6 जनवरी इसकी डेट लगी है ना वकील साहब, और अब डे टू डे हियरिंग होगी और तेजी से इस पर कार्रवाई, फास्ट ट्रैक मामला चलेगा, यही ना? बिल्कुल, न्यायालय से पूरी हमें उम्मीद है। न्यायालय का जो निर्णय है सराहनीय है, पीड़ित परिवार को इसमें न्याय मिला है, हम बहुत खुश हैं और पीड़ित परिवार बहुत खुश है इस आदेश से। अब अखलाक की फैमिली के जो मेंबर्स हैं, चूंकि ये फैसला आने के बाद मैंने उनसे संपर्क किया, पहली बात तो ये कि घटना घटने के बाद वो बिसाहड़ा गांव छोड़कर चले गए थे, पैतृक गांव जहां वो बहुत सालों से उनका परिवार रहता था। खानदान के लोग भी उस गांव को छोड़ करके अगल बगल की बाजार में चले गए। उस परिवार के किसी भी सदस्य ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये मामला पहले से ही अदालत में है। हाँ, उनकी सांसें थम गई थी जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इस केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब जब जब अदालत ने अभी ये तय किया है कि ये मामला तेजी से चलाया जाएगा और 6 जनवरी उसकी डेट है, तब उनके परिवार के दूसरे सदस्यों, उनके
रिश्ते में उनके भाई। आप, मैंने सुना कि आपके खानदान के लोगों ने गांव, मतलब उनके घर के लोगों ने तो छोड़ ही दिया। तो मैं भी तो घर का ही हूँ सर, मैं इखलाक का सगा छोटा भाई हूँ। तो साथ ही मैं थोड़ा पहले दादरी आ गया था बच्चों की एजुकेशन के लिए। बट ये घटना हुई थी क्या 28, पूरा खानदान ने छोड़ दिया गांव? हाँ जी, 17 सितंबर, ये 28 सितंबर 2015 की घटना खेत है। वेत आपने? खेत नहीं है हमारे पास, घर ही की रहने की जगह थी बस, जिसमें हमारे मकान बने हुए थे। वैसी और कोई ज़मीन हमारे परिवार के पास नहीं है। मेहनत मजदूरी करते थे, अपना पेट पालते थे। नहीं, मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग तो सब छोड़ गए, हाँ दूसरी जगह आ गए, हमारे खानदान के लोग भी छोड़ के दादरी आ गए। दादरी खानदान ये परिवार को ही बोला है, हम 4 भाई थे। तो एक भाई लौनी चले गए बड़े दूर से, जो अब रेलवे से रिटायर हैं, इखलाक से बड़े वाले। मैं सबसे छोटा हूँ, इखलाक मुझसे बड़े थे, वो दादरी रहते हैं। हम दोनों भाई एक साथ ही रहते हैं। तो एक परिवार वहाँ चला गया, ये बेटा एयरफोर्स में है वो, तो उसके साथ उसकी मदर बहन ये दानिश उसके साथ चले गए, उन्हें रूम मिलता है रहने के लिए, और हम दादरी आ गए सब। तो अब ये जो घटना, ये जो पूरे देश में चर्चा का विषय हुआ, क्योंकि अखलाक का जब केस आया था उस समय में पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी, और 10 साल के बाद जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, कहा गया कि ये केस बंद कर देना चाहिए, तो इसको आपके परिवार ने या आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिनों से, इसको किस तरह से पहले शुरू में देखा जब आपको इस एप्लीकेशन का पता चला? सर ये एक झटका लगने वाली खबर थी, और एक अफसोसजनक खबर थी हमारे लिए कि हम जिस तरह अपना एक एक पैसा मेहनत मजदूरी करके यहाँ कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, अपनी झाड़ी भी छोड़ते हैं, तो उसे हम लंबी लड़ाई लड़ रहे थे न्याय पाने के लिए। उस लंबी लड़ाई के वजह से मेरी मदर, उसकी देखते देखते 10 साल में वो गुजर गई। मेरी इखलाक की मदर, मेरी मदर एक ही बात है, उन्होंने अपनी आंखों से इखलाक को मरते हुए देखा, अपने सामने पिटते हुए देखा। वो भी उसी मकान में वहीं मौजूद थी, 85 साल उनकी उम्र थी। उन्हें भी मारा गया सर, पुलिस ने उनका भी मेडिकल कराया था। फिर उन्होंने अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लिया। तो उस माँ की आंखें न्याय पाने के लिए अपने बेटे के देखते हुए दुनिया से वो चली गई। अब उनकी वाइफ की तबीयत भी ख़राब रहती है, इखलाक की वाइफ की, हमारी भाभी की। और हमें ये लगने लगा था 10 साल की इस धीमी प्रक्रिया में कि भाई हो सकता है हमारी भाभी भी अपने पति के लिए न्याय ना देख पाएँ। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले से 6 जनवरी से जो उन्होंने हियरिंग की बात की है जज साहब ने, तो हमें लगता है कि जल्दी हमें न्याय मिलेगा और जल्दी से इसका कोई फैसला आएगा।